नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ 24 अप्रैल को सहारनपुर से यूपी निकाय चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। उधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजियाबाद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मेरठ से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी में दूसरे चरण के प्रत्याशियों को लेकर मंथन पूरा हो चुका है। शुक्रवार को पहले दिन भर प्रदेश मुख्यालय पर क्षेत्रवार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हुई। शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 5 कालिदास मार्ग में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। मेयर और जिला मुख्यालय वाली पालिकाओं के अध्यक्ष पद प्रत्याशियों के नामों के पैनल को अंतिम रूप दिया गया। मुख्यमंत्री योगी 24 अप्रैल को सहारनपुर से प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। इसी दिन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गाजियाबाद और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मेरठ से प्रचार अभियान का श्रीगणेश करेंगे। और आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर प्रचार अभियान शुरू किया जाएगा। सहारनपुर से ये अभियान शुरू होगा। प्रत्याशियों के नामों के पैनल को अंतिम रूप दिया जा चुका है और सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दौरे पर पहुंचेंगे और वहीं से ही चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी की दौरे को लेकर भी तैयारियां की जा चुकी हैं। बता दें कि निकाय चुनाव के लिए प्रचार अभियान सीएम योगी आदित्यनाथ शुरू करेंगे। यूपी में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। पहला 4 मई को होगा और दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी। 13 मई को जबकि इसके नतीजे आएंगे। इस बार आपको बता दें यूपी में 4 करोड़ 32 लाख वोटर्स हैं। इससे पहले 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें 3 करोड़ 35 लाख वोटर्स ने वोटिंग की थी। पहले चरण में आपको बता दें सहारनपुर मंडल के शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में वोटिंग होगी। मुरादाबाद मंडल के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल में होगी। आगरा मंडल में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी। झांसी मंडल में झांसी, जालौन और ललितपुर। प्रयागराज मंडल में कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर और प्रतापगढ़। लखनऊ मंडल के उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और लखीमपुर खीरी में वोटिंग है। तो देवीपाटन मंडल के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती में। गोरखपुर मंडल के गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर में वोटिंग है। तो वाराणसी मंडल के गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली और जौनपुर में पहले चरण में वोटिंग होनी है। दूसरे चरण में बात करें तो मेरठ मंडल के मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत और बुलंदशहर में वोटिंग होनी है। बरेली मंडल के बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली और पीलीभीत। अलीगढ़ मंडल के हाथरस, कासगंज, एटा और अलीगढ़। कानपुर मंडल के कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज और औरैया में होनी है। चित्रकूट मंडल के हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा और बांदा में। अयोध्या मंडल के सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी और अमेठी। और बस्ती मंडल के संत कबीर नगर, बस्ती और सिद्धार्थ नगर में दूसरे चरण में वोटिंग होगी। कैमरे के सामने पुलिस हिरासत में हुई माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या को लेकर चौंकाने वाले कई खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी को पूछताछ में मिली जानकारी के अनुसार ये सामने आया कि शूटरों ने ऑपरेशन अतीक तो माफिया की साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए रवाना होने के साथ ही शुरू कर दिया था। शूटर पल पल की जानकारी ले रहे थे। पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर होते ही तीनों शूटर प्रयागराज आ पहुंचे। हत्या की जगह से लेकर शूटरों के ठहरने का तक ठिकाना तय दिख रहा है। अहम बात यह भी है कि बगैर सिम कार्ड वाले 2 मोबाइल फोन बरामदगी की बात अब हो रही है। पुलिस ने उन्हें हत्याकांड के तुरंत बाद ही होटल से बरामद किया है। एसआईटी की पूछताछ में साफ हो चुका है कि तीनों शूटरों को 2 मददगार हर तरह से गाइड कर रहे थे। इनमें से एक मददगार स्थानीय है जबकि दूसरा बाहरी बताया जा रहा है। उसी ने रास्तों से परिचय कराया। शक है कि इसी ने बताया था कि कहां पर शूटर ठहरे। स्थानीय मदद का लाभ उठाते हुए शूटर हत्याकांड के 3 दिन पहले यहां पहुंच गए और फुलदाबाद थाने से लगे ऐसे होटल में ठहरे जहां से कॉल्विन अस्पताल की दूरी चंद मिनटों में तय की जा सकती है।
उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए कड़ी चुनौती बना है। बेटे असद के एनकाउंटर में मारे जाने और पति और देवर की हत्या के बाद भी शाइस्ता का सामने आना चर्चा का विषय बना है। अभी तक वो सामने नहीं आई है, पुलिस को नहीं मिल पा रही है। पुलिस का मानना है कि शाइस्ता की गिरफ्तारी के बाद उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े और भी कई राज सामने आएंगे, इसलिए अब पुलिस ने उस पर इनाम की राशि 1 लाख करने का प्रस्ताव किया है। धूमनगंज पुलिस ने उमेश और उनके 2 गनर की हुई हत्या की एफआईआर दर्ज करने के बाद शाइस्ता पर ध्यान नहीं दिया था। जब पुलिस ने अतीक के करीबियों को पकड़ा तब पता चला कि शाइस्ता ने ही शूटरों को आईफोन और रुपए मुहैया करवाए थे। शाइस्ता की तलाश तेज हुई, लेकिन वो निकल चुकी थी। उस पर 25,000 का नाम घोषित हुआ था। बाद में नाम की राशि बढ़ाकर 50,000 कर दी गई, लेकिन इसके बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अब पुलिस नाम की राशि 1 लाख करने की योजना बना रही है। तो शाइस्ता को गिरफ्तार करने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। फरार शाइस्ता पर सरकार इनाम बढ़ा सकती है। बताया जा रहा है कि 50,000 से 1 लाख शाइस्ता पर इनाम किया जाएगा और 50,000 से पहले 25,000 शाइस्ता पर इनाम घोषित था, उसके बाद बढ़ाया गया, 50 किया गया और अब फिर से इनाम बढ़ाकर 1 लाख करने की अब जो है प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। शाइस्ता को गिरफ्तार करने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। शाइस्ता का अभी तक सामने ना आ पाना काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो बता दें कि शाइस्ता परवीन अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है पुलिस। उन्हें गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। शाइस्ता जब फरार हुई थी उस समय 25,000 का इनाम शाइस्ता पर घोषित किया गया था, लेकिन उसको बढ़ाया गया, 50,000 किया गया। उसके बावजूद भी कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। शाइस्ता इस दौरान सामने नहीं आई। फरार शाइस्ता पर अब फिर से एक बार इनाम बढ़ाने की तैयारी सरकार कर रही है, प्रस्ताव ऐसा तैयार कर रही है। 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए शाइस्ता पर इनाम की घोषणा करने की चर्चाएं चल रही हैं। यूपी में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। पुलिस से सुरक्षा के बीच फायरिंग हुई, जो कानून व्यवस्था के लिए काफी गंभीर मुद्दा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। सरकार ने जुडिशियल इंक्वायरी उसमें प्रोव कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन देखते, सुप्रीम कोर्ट कुछ अलग दिशा निर्देश अनुसार कोई कार्रवाई की बात करता है। जो घटना हुई जरूर लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ी गंभीर है। इस तरीके से पुलिस की सिक्योरिटी के बीच में भी इस तरह की फायरिंग, थरो इंक्वायरी होती है। ये कहना हत्याकांड आज हुआ है, कैसे हुआ है, प्लान्ड है। हरियाणा प्रदेश होता तो जरूर मैं भी पूछ के डीजीपी से आपको बता देता। यूपी सरकार इस पे ज्यादा क्लियरिटी दे पाएगी, पर मैं ये कहता हूँ कि पुलिस के सिक्योरिटी के बीच में ऐसा घटनाक्रम होना ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है, ऑलरेडी इसमें जुडिशियल। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राम राज्य जातीय जनगणना से ही संभव होगा, जो सच्चा सामाजिक न्याय करेगी। जातीय जनगणना कराने की बात कही गई है और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। और फिर राम राज्य समाजवाद तभी संभव है जब जातीय जनगणना हो। जातीय जनगणना होने के बाद ही सबका साथ सबका विकास होगा। जातीय जनगणना से ही भाईचारा आएगा। जातीय जनगणना से ही भेदभाव खत्म होगा। जातीय जनगणना से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। जातीय जनगणना से ही समाजवाद आएगा। जातीय जनगणना से ही राम राज्य आएगा। और फिर राम राज्य। जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार खत्री की मौजूदगी में संगम सभागार में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 में महापौर और पार्षद पद के लिए ईवीएम मशीनों का पहला रैंडमाइजेशन किया गया। इस अवसर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व श्री जगदम्बा सिंह, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। तो बता दें, जिला निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में
रैंडमाइजेशन किया गया। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहे। ईवीएम मशीनों का पहला रैंडमाइजेशन ये किया गया है, जो कि पूरा हो चुका है। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहे हैं। खासकर जिला निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी यहाँ पे रही है। इस दौरान राजस्व वित्त जिलाधिकारी जगदम्बा सिंह, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सहित कई अधिकारी इस दौरान संबंधित मौजूद रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव 2023 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार खत्री की मौजूदगी में संगम सभागार में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 में महापौर और पार्षद पद के लिए ईवीएम मशीनों का पहला रैंडमाइजेशन किया गया है। इस मौके पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगणों के अलावा अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व जगदम्बा सिंह, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सहित कई लोग मौजूद थे। कई अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने अल्पसंख्यकों को संबोधित किया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। उन्होंने कहा, पिछले चुनाव में बीजेपी को वोट न देने की गलती की थी, इस बार भी वोट नहीं दोगे तो गलती करोगे। बता दें, बीजेपी नेता व पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल द्वारा अल्पसंख्यकों को संबोधित करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरदोई के सर्कुलर रोड स्थित एक लॉन में हुई सभा में नरेश अग्रवाल अल्पसंख्यकों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में बीजेपी को वोट न देने की गलती की थी, इस बार भी वोट नहीं दोगे तो गलती ही करोगे। नरेश अग्रवाल ने अल्पसंख्यकों से कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ परसेंटेज बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा, अगर वोट नहीं दिया तो बीजेपी को उतना वोट ही मिल ही जाएगा, लेकिन बीजेपी को वोट ना देकर क्यों धारा से अलग हो रहे हो? बीजेपी को वोट नहीं डालोगे तो धारा से अलग हो जाओगे। तो बता दें कि नरेश अग्रवाल ने कहा कि इस बार भी अगर वोट नहीं दोगे तो गलती ही करोगे। पिछले चुनाव में बीजेपी को वोट ना देकर गलती की थी, इस बार भी नहीं दोगे तो बड़ी गलती करोगे। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल का ये बयान जो सामने आया है काफी सुर्खियों में बना हुआ है और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वो बोलते हुए सुने जा रहे हैं कि पिछले चुनाव में बीजेपी को वोट न देने की गलती की थी, इस बार भी वोट नहीं दोगे तो गलती ही करोगे। भाजपा नेता व पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल द्वारा अल्पसंख्यकों को संबोधित करने का ये वीडियो है, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हरदोई के सर्कुलर रोड स्थित एक लॉन में सभा हुई। इसी सभा में नरेश अग्रवाल अल्पसंख्यकों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में बीजेपी को वोट न देने की गलती की थी, इस बार भी नहीं दोगे तो गलती ही करोगे। अल्पसंख्यकों से उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ परसेंटेज बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा, अगर वोट नहीं दिया तो बीजेपी को उतनी सीटें मिल ही जाएंगी, लेकिन बीजेपी को वोट ना देकर धारा से अलग क्यों हो रहे हो? बीजेपी को वोट नहीं डालोगे तो धारा से अलग हो जाओगे। सपा नेता के बीजेपी में शामिल होने से मंत्री नंदी नाराज हो गए। उन्होंने खुद की अपेक्षा करने का भी आरोप लगाया है। दरअसल प्रयागराज में केशव प्रसाद ने सपा नेता राइस चंद्र शुक्ला को सदस्यता दिलाई। इसी के चलते नंदी ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। तो बता दें कि सपा नेता में बीजेपी के शामिल होने से नंदी नजर आ रहे हैं। खुद की उपेक्षा करने का उन्होंने इस दौरान आरोप लगाया है। उन्होंने इस दौरान साजिश के भी आरोप लगाए हैं। तो आपको बताते चले कि प्रयागराज में केशव प्रसाद ने सपा नेता राइस चंद्र शुक्ला को सदस्यता दिलाई है। और जिस तरीके से राइस चंद्र शुक्ला जो है वो शामिल हुए हैं, उसके बाद से ही नंदी नाराज है। उन्होंने कहा कि सपा नेता राइस चंद्र शुक्ला को पार्टी में लेने से पहले मुझसे पूछा नहीं गया। कैबिनेट मंत्री नंदी ने
पूर्व सपा नेता रईस चंद्र शुक्ला के बीजेपी ज्वाइन करने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा उसे बिना हमसे कोई चर्चा किए ही पार्टी में शामिल कराया गया। ये बहुत ही गलत है। पार्टी में मेरे खिलाफ गहरी साजिश की जा रही है। नंदी ने कहा, सपा के प्रत्याशी के रूप में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़कर बुरी तरह से हारे रईस चंद्र शुक्ला को बीजेपी ज्वाइन कराना घोर अपमानजनक और आपत्तिजनक है। ये बीजेपी की रीति नीति और पार्टी की लोकतांत्रिक मूल्यों में गहरी आस्था के सिद्धांत के सर्वथा प्रतिकूल है और ये बेहद गंभीर प्रकरण है। नंदी ने कहा, कुछ लोग पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहती हैं। वे अपनी जिद से पार्टी को लगातार क्षति पहुंचा रही हैं। उनके इस मनमाने रवैये की घोर निंदा करता हूं। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रईस चंद्र शुक्ला को प्रयागराज शहर दक्षिणी से अपना प्रत्याशी बनाया था। रईस उस समय बीजेपी प्रत्याशी नंदगोपाल गुप्ता नंदी के सामने चुनाव लड़े थे। रईस चंद्र को टिकट मिलने से सपाइयों में भी नाराजगी थी। सपाइयों ने रईस को बीजेपी का एजेंट बताया था। रईस चंद्र वापस जाओ के नारे भी लगाए थे। इसका परिणाम यही हुआ कि नंदी के सामने रईस चंद्र शुक्ला चुनाव हार गए। बीजेपी ने इस बार प्रयागराज से मंत्री नंदी की पत्नी अभिलाषा को भी मेयर का टिकट नहीं दिया है। अभिलाषा लगातार 2 बार प्रयागराज की महापौर रह चुकी हैं। बीजेपी ने इस बार उनका टिकट काट उमेश चंद्र गणेश केशरवानी को मैदान में उतारा। अभिलाषा ने पहली बार निर्दलीय और दूसरी बार बीजेपी के टिकट पर प्रयागराज से मेयर का चुनाव जीता था। पहले रिकॉर्ड था कि प्रयागराज में कभी बीजेपी मेयर का चुनाव नहीं जीत पाई थी। प्रयागराज सीट से 2 बार कभी कोई नहीं जीता। इस दोनों रिकॉर्ड को अभिलाषा ने तोड़ा था। तो बता दें कि नंदी ने इस दौरान नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा नहीं गया। जब पूर्व सपा नेता रईस चंद्र शुक्ला ने बीजेपी ज्वाइन की, उन्होंने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा और हमसे बिना ही कोई चर्चा के उन्हें पार्टी में शामिल करा लिया गया। ये बहुत ही गलत है। पार्टी में मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में वेजिटेबल निर्यातक कंपनी के निर्माणाधीन कोल्ड स्टोर में ओवरलोडिंग के कारण हादसा हुआ, जिसमें 5 शटरिंग फ्लोर अचानक गिर गया और 4 मजदूर के दबे होने की खबर सामने आई है। कोल्ड स्टोर हादसे के बाद मजदूरों को रेस्क्यू करने में एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। 4 मजदूरों के दबे होने की खबर है। बता दें, जनपद बुलंदशहर के सिकंदराबाद में सनशाइन वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड में बन रहे कोल्ड स्टोर में अचानक निर्माणाधीन कोल्ड स्टोर 5 शटरिंग फ्लोर गिर गए, जिसके बाद कैरेट प्लांट में अफरा तफरी का माहौल इस दौरान बन गया। कैरेट प्लांट में 24 घंटे काम चलता है। मजदूर शिफ्ट में काम करते हैं। देर रात हुए इस हादसे के बाद अफरा तफरी मची। कई मजदूरों ने दावा किया है कि निर्माणाधीन कोल्ड स्टोर का काम अभी पूरा नहीं हुआ था कि निर्माण के दौरान ही शटरिंग फ्लोर्स पर गायों से भरे गोरिल्ला दिए गए। ओवरलोडिंग के कारण शटरिंग फ्लोर एक एक कर पल भर में नीचे जा गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया कि हादसे में 4 मजदूर दबे, जिनमें से घंटों की मशक्कत के बाद एक मजदूर को सकुशल बाहर निकाला गया। भीषण हादसा बुलंदशहर में देखने मिला। एक निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज की बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। सुल्तानपुर में आज एक दंपत्ति ने मिलकर सिर्फ आशिक को मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि मृतक आए दिन महिला को ब्लैकमेल किया करता था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया।
ये मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर संगत गांव का बताया जा रहा है। इसी गांव की रहने वाली एक विवाहित महिला को वाराणसी का रहने वाला एक युवक गंगा प्रसाद चौबे काफी परेशान किया करता था। आए दिन उसे ब्लैकमेल कर उसे अनुचित कार्यों के लिए दबाव बनाता था। दरअसल इन दोनों का परिचय मुंबई में हुआ था, जिसके बाद बीती रात गंगा चौबे यानी दंपत्ति के घर फतेहपुर संगत गाँव पहुंचा। इसी दौरान आज सुबह दंपत्ति और गंगा प्रसाद में विवाद हुआ, जिसके बाद दंपत्ति ने मिलकर गंगा प्रसाद चौबे को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक गंगा प्रसाद के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही दंपत्ति को गिरफ्तार किया और मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। आज थाना क्षेत्र गोसाईगंज में गंगा प्रसाद चौबे की हत्या की सूचना पुलिस को सुबह मिली। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। वहां पर इनिशियल जानकारी से पता चला कि प्रदीप निषाद और उनके पति द्वारा इनकी हत्या की गई है। इन दोनों को पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। जहां तक जानकारी हुई है, घटना हत्या के कारण के संबंध में पता चल रहा है कि मृतक द्वारा जो पत्नी थी उनको परेशान किया जा रहा था, क्योंकि ये पहले से मुंबई से एक दूसरे को भली भांति और अच्छे से परिचित जानते थे। इसी बात को लेके कल रात जब गंगा प्रसाद इनके घर पहुंचे तो उसके बाद आज सुबह ये घटना को अंजाम दिया गया। आज तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।